we have already studied about teaching, concept of teaching, phases and level of teaching. हमने कहा शिक्षण की अर्थ, परिभाषा, उसकी अवस्था और स्तर को हमने पढ़ा। तो इससे पहले हम आपसे दो बात करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, आपको सर्वप्रथम बधाई, और दूसरे उस कार्य के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सोचिए, तो आज मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप फीडबैक हमें दे रहे हैं, और ये फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ लाइक, सब्सक्राइब, व्यू, इसके आधार पे जो आपको हमें मिल रहा है वो उससे हम मोटिवेट हो रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि हमें और इस पे काम करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको बधाई, धन्यवाद देता हूं कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका आप भरपूर सहयोग कर रहे हैं और आप फीडबैक दे रहे हैं। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे शिक्षण, और मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमने कहा है कि टीचिंग इज ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट, हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो इसमें निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये शिक्षण योग्यता जो स्टेट होने वाली है उसी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम विशेष रूप से ये हम इंटरेक्शन कर रहे हैं और उस पर ज्यादा हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमने क्या कहा, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों में, अधिगमकर्ताओं में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए अंतःक्रिया किया जाता है, और यही अंतःक्रिया के द्वारा आपस में शिक्षक और छात्र के बीच में क्या स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है। फिर मैंने यहां पे कहा, ये भी जो बात हो रही थी कि हमारा जो टीचिंग है वो कहां होगा, फॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो क्लासरूम में, है ना, कक्षा कक्ष। अब ये कक्षा कक्ष, अब यहां पे बात आती है, देखिएगा, यहां पे अगर हम बात करें लर्निंग, है ना, और यहां पे हम लिखे टीचिंग, ध्यान दीजिएगा इसको, टीचिंग, ये तो आपका शिक्षण है, बताने की जरूरत है नहीं, आप समझ गए हैं इसको। और ये क्या है हमारा अधिगम। तो हमने कहा है कि टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में अगर पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट क्या है तो लर्निंग होगा। क्यों? ऐसे हम लोग ऐसे समझे, ये दोनों जरूरी है कि जब तक लर्निंग हम नहीं होगा, हमारा अधिगम नहीं होगा, तो हमारा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा जो क्लासरूम में ये एक्टिविटी हुआ, तो ये हम कहें कि जो हमारा एक्टिविटीज है ये, अगर हम, और ये कहां होगा, ये हमारा क्लासरूम कहां है, तो कहां है, स्कूल में, विद्यालय। समझिएगा इसको। तो ये जो हमारा विद्यालय हुआ, ये विद्यालय में हमारा क्लासरूम हो गया। क्लियर? अब जैसा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जॉन डेवी ने कहा है
ध्यान दीजिए, जॉन डेवी ने क्या कहा है कि एजुकेशन जो ट्राइपोलर, तो मैंने बताया था, लेकिन जॉन डेवी ने कहा, ध्यान दीजिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, अ स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। समझिए यहां पे कि हमारा जो विद्यालय है, पूछेगा आपसे, क्या कहा है हमने कि आपका जो स्टेट का टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है या सीटेट की बात हम कर रहे हैं हम लोग, तो क्या पूछेगा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा। तो अब ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो स्कूल है, विद्यालय, इसके अंदर क्लासरूम आ गया, तो विद्यालय किसके अंदर आएगा? आपको समझ में आ रहेगी, बताने की जरूरत नहीं, ये हमारा आ गया सोसाइटी, समाज। अब ये हमारा जो समाज है, ध्यान दीजिए, तो इस तरह हमारा सोसाइटी, स्कूल और ये हमारा क्लासरूम में, तो ये टीचिंग और लर्निंग, हमने पहले ही बताया था कि दोनों के बीच में जो हमारा इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, जिसमें मैंने क्या कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी किया जाता है, छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, और उस अंतःक्रिया के द्वारा आपस में संबंध स्थापित होता है। तो अब ये थोड़ी सी अगर हम बात करें कि आखिर ये तो आप इससे समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये जो टीचिंग हमने कहा, ध्यान दीजिए, इसमें एक और बात है कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस। हमने बताया आपको टीचिंग, ध्यान दीजिए यहां पे, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस। क्या है? शिक्षण क्रियाओं का प्रणाली है या समूह है। टीचिंग इज ए एक्शन, सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। देखिए यहां पे बात क्या है कि शिक्षण एक क्रियाओं का समूह है। क्यों भाई? इंटेंडेड क्या है इसका उद्देश्य? कि अधिगम को उत्पन्न करने वाली, क्या कहा मैंने, कि शिक्षण वैसी क्रियाओं का समूह है जिसमें अधिगम को उत्पन्न किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो अब आगे हम क्या पढ़े? अभी हमने थोड़ा सा देखा कि शिक्षण को फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने देखा कि जॉन डेवी ने जो कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। हम समाज में विद्यालय, विद्यालय में हमारा क्लासरूम आता है। तो यहां पे जो मैंने कहा कि छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होता है, तो हमेशा एक प्रभावशाली शिक्षक का यह प्रयास होता है कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो। लेकिन जैसा कि साइंस ने कहा कि कुछ हम स्किल्स के द्वारा, प्रिंसिपल्स के द्वारा उस शिक्षण प्रक्रिया को और यथार्थ, जीवंत, रुचिकर, बोधगम बनाया जा सकता है। तो कुछ बातों को ध्यान क्या रखना है, तो हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर चुके थे। अब शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अब हम लोग सामान्य सिद्धांत के बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। क्या मैंने कहा? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के, लिख देते हैं हम आपको, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब यहां पे जो वर्ड है ये मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी हिंदी है मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी का रिसेंट बात करें तो साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। यहां पे इसमें जो व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, बिहेवियर
व्यवहार का, तो कौन कौन सारे वो मनोवैज्ञानिक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा आज जो शिक्षण की प्रक्रिया, जो हमारा आज शिक्षण जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, चाइल्ड सेंटर करने की बात है। इसको ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। तो कहने का मतलब ये हमारा मनोविज्ञान का ही देन है कि आज चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात किया जा रहा है, जिसमें कहा गया, मैंने पहले भी कहा है आपको, इसमें बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुचि, योग्यता, क्षमता, वन मोर, सोचिए, आयु, एज अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टेबल टू द चाइल्ड। योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, एक बात मैंने कहा कि उसकी आयु के अनुरूप हमको बात करना है। तब हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करेंगे। तो इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में कौन सा पहला आ रहा है, देखिए, पहला है प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, है ना, अभिप्रेरणा एवं रुचि। यहां पे बात क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को टू मोटिवेट द चाइल्ड, पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बालक को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो अभिप्रेरित होगा कैसे, वो मनोविज्ञान, उसके मन को समझना है, उसके इंस्पायरेशनल कुछ हमारे थिंकर हैं, महापुरुष हैं, या उसी के फैमिली से, या हमने कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड कोई ऐसा एग्जाम्पल्स दें कि जो व्यक्ति सफलता प्राप्त किया और कैसे प्राप्त किया। तो कभी कभी बच्चे आते हैं कि हमारा घर का समस्या है, या इकोनॉमिक समस्या है, या हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो वहां पे अभिप्रेरणा बहुत काम करता है कि समझ में आएगा, पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, समझ में आएगा ही आएगा। क्योंकि रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान। तो रस्सी के जब आने जाने से पत्थर पे निशान हो सकता है, तो समझ में क्यों नहीं आ सकता, यही बताने की जरूरत है। तो हमने कहा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बात करने की अभिप्रेरणा का सिद्धांत जरूरी है। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट की बात है, रुचि। तो ये रुचि कैसे आएगा, तो कहा कि इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ इंटेंशन, रुचि अवधान की मां है। तो यहां पे एक बात हमने कहा आपको, अटेंशन, ये अवधान जिसका हिंदी है। तो ये अटेंशन लाने के लिए आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में हमें शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित करने के साथ साथ खुद भी मोटिवेट और इंटरेस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टुवर्ड्स किसके प्रति, पढ़ने के प्रति, पढ़ाने के प्रति। ये जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट पहला सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। और सीटेट में अगर ये दोनों बात साथ आती है, मोटिवेशन, तो आपको वहां पे देखने की बात है, इंटरेस्ट की बात है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन मतलब कह सकते हैं हमको अभ्यास और आवृत्ति। रिपीटेशन मतलब दोहराने की बात है, दोहराना, समझिए आराम से इसको। अब समझिए कि ये क्या बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है ये, रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। अभी हमने कहा ना, अभी मैंने कहा था एक बार पढ़ो समझ में नहीं आता, फिर से रिपीट करो, दूसरा बार भी समझ में नहीं आया, हो सकता तीसरा बार भी समझ में नहीं आए, चौथा बार में निश्चित है कि समझ में आएगा। रिपीट करना होगा हमको। और अब बात रही एक्सरसाइज की, ट्रायल की, अभ्यास, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ऐसे भी कहा गया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
आपको प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। तो यहां पे रिपीटिशन और एक्सरसाइज में ईएल थॉर्नडाइक का नाम ध्यान रखिएगा। जो ट्रायल की बात मैंने कहा, यहां पे ईएल थॉर्नडाइक की बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि जिन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इसमें इन्होंने कहा कि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते समय अगर विषय वस्तु को, प्रकरण को दोहराता है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बालक में पड़ता है कि जो पढ़ा हुआ पाठ है, कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसे दोहराने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, बार बार। आप जितना उसको अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे तो जो हमारा एरर है वो धीरे 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 कमता चला जाएगा, है ना। तो हमने कहा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जो दूसरा मैंने कहा कि अभ्यास और दोहराना ये जरूरी है इस सिद्धांत में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आगे है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तत्परता। यहां पे रेडी टू द चाइल्ड, यहां पे सबसे पहले बच्चे को तत्पर करना है। तो यहां पे तत्पर कैसे होगा, ये हमारा जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर हम यहां से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये स्टिमुलस के रूप में होंगे और रिस्पॉन्स बच्चे उधर से रिस्पॉन्स देंगे। तो ये हमारा देयर इज ए बॉन्डिंग, स्ट्रेंथिंग बॉन्ड, मजबूत बनाना होगा, स्ट्रेंथिंग बॉन्ड बिटवीन एस एंड आर। ये एस और आर उद्दीपन और प्रतिक्रिया, ये टीचर के रूप में या स्टूडेंट के रूप में, ये वैरी भी कर सकता है। तो हमने कहा कि दोनों के बीच में अगर बंधन मजबूत बन जाता है तो निश्चित है कि आप क्लासरूम में जाएंगे तो बच्चे आपसे पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। तो यहां पे मनोविज्ञान सिद्धांत में कहा कि बच्चों को पढ़ाने से पहले जिस प्रकार से मोटिवेट करने की जरूरत है, पढ़ाते समय मोटिवेट करते हैं। तो यहां पे बात आ रही है, और अगर और स्पष्ट रूप से बात करें तो यहां भी पढ़ाने से पहले उसको तत्पर करिए, रेडी करिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बताइए, उसकी ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य को बताइए, उसके महत्व को बताइए और उसके मूल्यों को भी बताइए, वैल्यूज, क्या कि पढ़ने की क्या जरूरत है, वो निश्चित है कि वो तत्पर होगा। अब हम लोग आगे बात करें प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा इसको, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, परिवर्तन जरूरी है और विराम भी जरूरी है, एंड रिक्रिएशन, इसको हम लोग फन भी कहते हैं, मनोरंजन। अब ये हमारा जो कहा परिवर्तन, ध्यान दीजिए, परिवर्तन, विराम और मनोरंजन, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पढ़ा रहे हैं हम, क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं, बीच बीच में विराम भी देने की जरूरत है, क्योंकि विश्राम की अवस्था भी जरूरी है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी काम करते करते थोड़ा थक जाता है, इसलिए उसे रेस्ट की जरूरत है, विराम की जरूरत है। तो जब ये विराम होगा तो विराम कैसे होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेल के माध्यम से। ये हमारा फन जरूरी है, मनोरंजन, चाहे वो म्यूजिक के द्वारा या कुछ बच्चे आपस में अंताक्षरी के द्वारा। बाहर स्पोर्ट्स होगी ना, बाहर आउटडोर की बात है, लेकिन इंडोर में भी हम अभी मनोरंजन, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित भी कोई स्टोरी कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, अगर मोटिवेशनल शायरी है उसको भी आप कह सकते हैं। मतलब बच्चों को आप पढ़ाएं तो मनोरंजक तरीके से पढ़ाएं। और एनसीएफ, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एनसीएफ 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अधिगम इस प्रकार की होना चाहिए टू शिफ्ट जॉयफुल लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा,
to shift joyful learning from rote method। यहां पे कहा कि आपको रटंत विधि से क्या करना है, रटंत विधि से आनंददायक की तरफ ले जाना। दैट इज ए प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रिएशन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी ने कहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने कहा कि अधिगम हमारा आनंददायक होना चाहिए, रटंत नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा। नेक्स्ट है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस ऑर्गन। यहां पे क्या बात है कि यहां पे भी साइकोलॉजी क्या कहता है कि पढ़ाते समय, अध्ययन अध्यापन करते समय आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का विकास, बार बार हम लोग कह रहे हैं, सेंसेस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये शोध के द्वारा भी ये सिद्ध हो चुका है। क्या सिद्ध हो चुका है कि जब हम सुनते हैं, देखते हैं और एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा प्रकरण, विषय वस्तु ज्यादा याद रहता है। ये शोध के भी द्वारा प्रूफ हो चुका है। चलिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो मैंने अभी तक बात किया, और भी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसको शिक्षक को पालन करना होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा है। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक। ये बहुत जरूरी है। क्या है ये हिंदी इसका? पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि। अब ये रीइंफोर्समेंट और फीडबैक ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बीएफ स्किनर ने भी इस पर चर्चा किया, जिसने दिया शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें पुनर्बलन देने की बात किया गया। कहा गया इसमें कि जब शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो अधिगमकर्ता के द्वारा, शिक्षक ने प्रश्न पूछा, जब अधिगमकर्ता के द्वारा जवाब दिया जाता है और वो जवाब सही होता है तो वहां आप पुनर्बलन के रूप में यूज करते हैं गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। दैट इज ए रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन, बच्चे पुनर्बलित होते हैं और पुनः जवाब देने के लिए वो उत्सुक होते हैं और जवाब देते हैं। उसके बाद फीडबैक जो हमारा बात है, ये क्या है? फीडबैक। ये फीडबैक भी जरूरी है। और कैसा है फीडबैक? इमीडिएट भी होता है इसमें, इमीडिएट, तत्कालिक पुनर्बलन और तत्कालिक प्रतिपुष्टि। यह स्किनर के द्वारा वहां पे बताया गया है। तो कहा गया कि शिक्षण प्रक्रिया को अगर यथार्थ और जीवंत, रुचिकर, बोधगम्य और सरल बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाते समय, अंतःक्रिया करते समय, प्रस्तुति करते समय बच्चों के द्वारा जब रिस्पॉन्स आए तो उसको पुनर्बलन देना जरूरी है। और जब उसके आंसर सही हो जाए तो फीडबैक, कि आपने क्या सीखा, चलो नहीं सीखा फिर से बताओ, नहीं सीखा तो बोलो, जो सीखा वो बताओ। अगर वो द्वारा कुछ ही अंशतः ही आता है तो आप उसको फिर से बताना होगा। तब ये फीडबैक हमने बता दिया। रीइंफोर्समेंट की बात था यहां पे, तो बीएफ स्किनर ने शेड्यूल और रीइंफोर्समेंट में बात किया है दो तरह का, एक कंटिन्यूअस, सतत, और एक है पार्शियल, पी फॉर पार्शियल, पी फॉर पार्शियल, आंशिक पुनर्बलन। अब यहां पे बात यह है, इसमें और सारे टाइप्स हैं लेकिन वो हम लोग आगे देखेंगे।
कहा बीएफ स्किनर ने कि बार बार जो जवाब दिए जा रहा है और हम पुनर्बलन देते जा रहे हैं, लेकिन एक पार्शियल, जब उसको वांछित या कुछ ज्यादा विशिष्ट है, कुछ ज्यादा अच्छा है, तब दे, रुक रुक को दे। तो इसलिए कहा गया कि आंशिक पुनर्लिंग द बेस, ये हमारा और आगे है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग कह सकते हैं इसको, या पेसिंग, स्वगति का सिद्धांत, स्वगति या अधिगम। सेल्फ पेसिंग मतलब क्या हुआ, यहां पे ऐसा प्रयास करना है, ऐसा फैसिलिटीज देना है, ऐसा अपॉर्चुनिटीज देना है कि बालक अपनी गति से, स्वयं की गति से सीखे, और वो ज्यादा जो सीखेगा वही ज्यादा प्रभावशाली होगा। ये मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध हो चुका है। ये हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा इसको, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ये क्या है? ग्रुप डायनामिक्स मतलब समूह, समूह गति। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आज जो बात हो रही है, लेवाइगोस्की भी कह रहे हैं कि बालक जो सीखता है ग्रुप में ज्यादा सीखता है, बालक समूह में ज्यादा सीखता है। दैट इज ए पीयर कोलैबोरेशन, सहपाठी की सहभागिता से वो ज्यादा सीखता है। आगे हम लोग देखें कि और कौन सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, और ये हमारा सृजनात्मकता, आप जानते हैं इसका हिंदी, सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है सृजनात्मकता। अब ये बालक सृजनात्मक कैसे होंगे? यहां पे जो मैंने कहा कि अभी बालक को जो हम स्वतंत्रता देंगे, स्वतंत्र देंगे कि आप स्वतंत्र पूर्वक से सोचो किसी प्रकरण पे, विषय वस्तु पे, और अपना विचार रखो, तब जाके आएगा। और सृजनात्मकता में मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी चीज है कि वो बालक या हमारे द्वारा भी, क्या कहा मैंने, शिक्षक या छात्र के दोनों के द्वारा पहले से किए गए कार्य में हम अपने अनुभव और प्रयास के द्वारा जब हम नया कुछ करते हैं, नयापन, और उसमें अपना प्रयास के द्वारा कुछ हमारा एफर्ट्स होता है, तो वो मौलिकता कहलाता है। और ये मौलिकता मैंने कहा है इसका अनोखापन से संबंध है। अनोखापन मतलब आपके द्वारा पहले से कुछ अलग किया जाए, ठीक है। और उसके बाद ये अभिव्यक्ति है कि आप सीखने के बाद, समझने के बाद कितना स्टोर किए, और स्टोर के बाद आप कितना उसको अभिव्यक्त करते हैं, ये हमारा जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ, समझिएगा आपको इसको, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति। और ये आप जानते हैं सहयोग। ये भी कह रहा है कि मनोविज्ञान कह रहा है कि दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। हमको कुछ नहीं आया तो हम दूसरे शिक्षक से पूछ लिए, या हम अपने वरिष्ठ शिक्षक से पूछ लिए, वो भी होता है। छात्र भी नहीं आया तो अपने कुछ और सहपाठी से पूछ लिए, एक दूसरे के सहयोग से। और ये सहानुभूति क्या है? ये थोड़ा यहाँ पे ये बात कर रही है कि जब बालक नहीं सीखता है तो उसको आराम से इमोशनल अटैचमेंट के द्वारा, भावनात्मक लगाव के द्वारा हम उससे अटैच होते हैं, लगाव होते हैं, और उसके बाद उसको सिखाने की बात करते हैं। लेकिन सिंपैथी से ज्यादा ग्रेटर है, इसकी बात आज हो रही है इम्पैथी। ज्यादातर काउंसलर इसकी बात कर रहे हैं। कौन? सेलर, परामर्शदाता। अब कहेगा सर ये क्या है? ये तो सहानुभूति दिखा दी कि चलो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन पढ़ लेना। लेकिन ये तो जरूरी है ही, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है, एम्पैथी का हिंदी होता है परानुभूति। इसमें क्या कह रहा है कि एक शिक्षक
बालक की जगह रखकर अपने आप को फील करेगा, महसूस करेगा कि अगर बाय द वे हम वहां पे रहते, नहीं सीखते तो कैसे सीखते। तो कहने का मतलब परानुभूति में मैंने कहा कि बच्चों के जगह पे अपने आप को रखकर सोचना है और उसके आधार पर ही शिक्षण उद्देश्यों को, विधियों को और सामग्रियों को ध्यान आपको रखना है। तो ये मैंने कहा कि अभी ये हमारा सृजनात्मकता इंपॉर्टेंट है ना, सिंपैथी आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो कंक्लूजन क्या बात निकल के आई, समझिए इसको। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष यही हुआ कि हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करना होगा, जिसमें अभिप्रेरणा, रुचि, तत्परता और ये सारे सृजनात्मकता और सहानुभूति, प्रानुभूति आदि का भरपूर प्रयोग करना चाहिए और क्रियान्वयन करना चाहिए। धन्यवाद।